ठीक है। तो बच्चों आज का एजेंडा है जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता क्या, ये जानेंगे। ठीक है। ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर से हाईली चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और एक बात बता दूं, जब टॉपिक एग्जैक्टली टूवर्ड्स द मिडल और एंडिंग के बीच में होता है, वहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कोई भी टॉपिक के अंदर। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक का फ्लो देखोगे तुम लोग कि कोई टॉपिक इतना है, कोई टॉपिक अगर इतना है, इतने लेवल का है, ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग होती है। कोई भी टॉपिक लेट से वर्क पावर एनर्जी इसकी स्टार्टिंग है, ये इस टॉपिक की एंडिंग है। ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, मतलब अभी जहाँ पे ये लेक्चर लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। क्यों ऐसा पूछोगे? क्योंकि यहाँ तक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट आ चुकी होती है। वर्क पावर एनर्जी की डीप कॉन्सेप्ट ये जो अभी सिखा रहे हैं वहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है। तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट हेल्प करता है ये चीज़ें समझने के लिए, और धीरे धीरे वो चीज़ें एंडिंग में आसान हो जाती है। ठीक है। यस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें शेयर करवाऊँ लास्ट लेक्चर की, ताकि तुम लोग आज के लेक्चर में पूरा 110% अटेंशन दे दो। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देखा था। ठीक है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जब कभी भी 1 या 2 दिन का ऐसा गैप हो जाता है, जैसे कि संडे के बाद मंडे आता है, ऑब्वियसली मंडे ही आता है, लेकिन संडे इस दिन थोड़ा फ्लो में गैप मिल जाता है, छुट्टी रहती है, तो दिमाग से चीज़ें थोड़ी वोलाटाइली निकल जाती हैं। तो मेक श्योर कि कभी भी 1 या 2 दिन का लेक्चर में गैप होता है, तुम लोग रिकॉल करते हुए चले आना, नहीं तो क्या होता है कि टॉपिक कहाँ एग्जैक्टली था तुम भूल जाते हो। ठीक है। तो अगर इसके पीछे क्या हुआ था वो एक बार देख ले हम स्टार्टिंग से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग ये आदत डाल दो कि ये टाइम भी हमारा सेव हो जाए, ये टॉपिक अभी तक कहाँ स्टैंड कर रहा है, ताकि तुम्हें एक मोमेंटम मिले, और वही सेम मोमेंटम से पूरी कॉन्सेप्ट तुम एक के बाद एक समझ जाओ। क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होती है। समझ रहे हो ना बात को? 2 लेक्चर मिस हो गए, वो कॉन्सेप्ट का मोमेंटम नहीं मिला, तो आज के लेक्चर में उतना वो इंटरेस्ट नहीं बरकरार होगा। तो इसीलिए जब कभी भी लेक्चर में आओगे, 10-15 मिनट की ही एक्टिविटी होती है, उसे रीड करना, जितना भी मैंने अभी तक सिखाया पूरे टॉपिक को रिकॉल करना। अच्छा, अब रिकॉल हो गया मतलब तुम आज के लेक्चर में कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि तुम लोग फिर क्वेश्चंस भी पूछोगे। ठीक है। क्योंकि जब हम बैक होमवर्क करके आते हैं, होमवर्क जब जिसका स्ट्रांग होता है वही क्वेश्चन अच्छे से पूछ पाता है। ठीक है। और चलते हैं आगे, जहां से मैंने इस टॉपिक को शुरुआत की थी, वर्क की डेफिनेशन से हमने शुरुआत की थी। बस 2 मिनट में हम पूरी समरी कर लेंगे। अभी तक मैंने जहां तक पढ़ा था, वर्क की डेफिनेशन जान ली थी। वर्क के बारे में हमने देखा था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जूल उसका यूनिट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, एफ डॉट एस हम इसे लिखते हैं। ठीक है। 3 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली उस टेबल पे लेकर आऊँ, तो पॉजिटिव वर्क बच्चों, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क, ऐसे 3 होते हैं, 3 प्रकार के वर्क होते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम कहेंगे कि वर्क पॉजिटिव है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, जैसे कि गाड़ी का ब्रेक दबाओगे तो वो वर्क डन निगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी निगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ये पेन है, पेन को मैं हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाया इस पेन के ऊपर, उसको वो वही दिशा में लेकर जा रहा है, तो वर्क डन बाय द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग बाय माय फिंगर इज पॉजिटिव। बट फॉर द सेम सिनारियो इफ आई आस्क यू कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग दिस पेन फ्रॉम हियर टू हियर, दैट आंसर विल बी 0। क्योंकि वर्क डन जो ग्रेविटी कर रही है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है इस बॉडी को यहाँ से हॉरिजॉन्टली यहाँ मूव करने में, तो फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो जो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ वो एग्जाम्पल हुआ वर्क डन 0 का। ठीक है। तो बाकी का सिलसिला फिर न्यूमेरिकल से चालू हुआ। डिफरेंट तरह तरह के फोर्सेस देखे हमने, वेक्टर फॉर्म में वर्क डन को कैसे सॉल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने किया। उसके बाद इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, वो हमने देखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क डन का क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें दिया है, और कोई एक ऐसा कर्व है, यहाँ पे ये जो कर्व है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन है, यहाँ से x1 से x2 तक, तुम इसे अगर एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो तुम्हें
वर्क डन मिल जाता है। सो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फिर उसके क्वेश्चंस किए हमने कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई, जाते जाते एक नोट लिखी, ग्राफिकल छोटा सा ही बिट था कि अगर कंप्लीट एक क्लोज्ड लूप फॉर्म होता है, पार्टिकल यहाँ से चला वापस यहाँ पे आया, उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वर्क डन जीरो कहलाएगा। राउंड द ट्रिप वर्क डन जीरो होता है। सेम पॉइंट से निकलोगे वापस सेम पॉइंट पे आओगे तो तुम्हारा वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है वर्क डन के फॉर्मूला में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तो वर्क डन भी जीरो होता है। आगे आए फिर एनर्जी की हमने बात की, मतलब ये तैयारी हमारी यहाँ चल रही थी, शायद से ये 2 लेक्चर पहले की बात है। एनर्जी हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम समझने के लिए बच्चों, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एनर्जी एक एबिलिटी टू डू वर्क है, और उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन से, इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फोर्स, ठीक है। एक चीज यहाँ से क्लियर हुई, एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है जो कि होता है जूल, ठीक है। एनर्जी की बात चली है तो इस टॉपिक में हम कौन से एनर्जी की बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी। मैकेनिकल एनर्जी 3 प्रकार से हम दिखाएंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल और जो फ्रिक्शन के द्वारा हीट फॉर्म में चली गई है डिसिपेटिंग एनर्जी, ऐसे 3 प्रकार हमने पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² सभी लोग जानते हैं, एंड आई होप तुम लोग मेरे स्पीड को पकड़ पा रहे हो कि 1-2 मिनट के अंदर मैं पूरा रिकॉल करके दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और डिसिपेटिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। इसी को ही हमने आगे डिटेल फॉर्मूला वाइज जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे हमने सभी ने लिख लिए थे। एक गौर करोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है, उसका भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था कि मेक श्योर कि ये फॉर्मूला तुम लोग भूलोगे नहीं, जो हमने वर्क पावर एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है लॉज ऑफ मोशन में देखा था। हाफ kx² इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इस टॉपिक में भी आगे चल के हमने डिराइव किया था। तो एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा 1 जूल इज नथिंग बट 10⁻7 अर्ग होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की, ये बहुत ही इलाबोरेटिव डिस्कशन था, हमने तरह तरह डिफरेंट एंगल से इसे समझने की कोशिश की, लेकिन एक ही सेंटेंस में मैं इसे सम अप करूंगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्व होने का मतलब कोई दूसरे फॉर्म में लॉस ना हो, फ्रिक्शन जब होता है तो हीट फॉर्म में लॉस होता है, तो इसीलिए हम फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए, समझ लिया वर्क डन कैसे होता है, उसके बारे में और डिटेल बात हमने यहाँ पे की, और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो जो पॉइंट ज़रूरी होंगे आगे के डिस्कशन में हम यहाँ से उठाएंगे। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट, क्योंकि हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो डिसिपेट नहीं होते हैं, और जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। ये वाला हमारे लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट था, हम इसको स्टार करेंगे। ये जो पॉइंट है ये आज के डिस्कशन के लायक है। whenever conservative force do work, always the energy changes the potential energy, मतलब ऐसा कहना था इनको, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। जैसे किसी बॉल को नीचे ड्रॉप करोगे तो बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जब बॉल ए पोजीशन से बी पोजीशन आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का गहरा नाता होता है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, ठीक है। सो जब जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तब तब हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे, ठीक है। यस, सो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर जो स्टोर होती है हाफ kx², इसका ये पूरा डेरिवेशन था जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। ये वही था पॉइंट तो स्प्रिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद आगे आए हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखा, सबसे पावरफुल डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल बना देता है ये। सो 3 प्रकार के हमने सिस्टम्स देखे थे, रिजिड बॉडी, यहाँ पे एक ही ब्लॉक सिर्फ आगे मूव रहा है, सिर्फ स्प्रिंग को खींच रहे या स्प्रिंग और ब्लॉक लगा के उसे खींच रहे, तो तरह तरह के हमने नाम दे दिए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला भी ऊपर लिखिया था हमने, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द फोर्सेस माइनस वर्क डन बाय डिसिपेटिंग फोर्सेस इज इक्वल्स टू, स्पीड को मैच करना बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चंस किए थे। एक ओवरलुक अगर मिल जाए तो हमें एक थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ ये मैं मोमेंटम में हूँ, मैं क्लास के फ्लो में हूँ, मैं आउट ऑफ द क्लास नहीं जा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस हमें मिलना चाहिए, इसलिए मैं पूरा रिवाइज करके दे रहा था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बहुत तरह तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं।
हाईली चांसेस है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। व्हेन आई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका मतलब है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकती है, नेम इट सीईटी, नेम इट जेडब्ल्यू, नेम इट नीट, नेम इट डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, और ये करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, बहुत ही ट्रिकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स भी हमने यहाँ पे डील किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मीडियम लेवल का और थोड़ा उससे भी ऊपर या थोड़ा डिफिकल्ट भी कहूँ तो चलेगा, सो ये सबसे डिफिकल्ट वाला इस टॉपिक का पोर्शन है वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर उसके बाहर आए, मुझे यहाँ तक लाना था तुम लोगों के लिए, तो रिवीजन कंप्लीट हो गई है। हम ये लेक्चर पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली पढ़ाऊंगा, समझना अभी बात को। तो एक्चुअल लेक्चर बच्चों आज का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जहां पे हमने एक रिलेशन लिखा था, यू कैन रिकॉल इट हियर। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये ग्लो नहीं कर रहा है, आई वांट दिस कलर टू बी ब्राइट, सो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं व्हाइट कलर। ठीक है, तो हमें ये जो मिला था फॉर्मूला और ये जो सेंटेंस हमने लिखा था उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नीचे क्या लिखा है, F इज इक्वल्स टू, आगे कुछ माइनस लिखा है और du बाई डी एक्स ऐसा कुछ लिखा है। U माने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, x माने डिस्टेंस। तो इतना ही पकड़ लो, बाकी आगे आज के लेक्चर में बहुत और अच्छे से समझाऊंगा। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, ये थोड़े कान खोल के सुनो, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो पहले ये लाइन हम पढ़ लेते हैं, इन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया। ठीक है, वो बॉल जब ये वन पोजीशन में था बच्चों, बॉल कहाँ था, इस वन पोजीशन में था, उसको जब मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे आएगा। तो नीचे आ रहा है मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और जब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में आते आते बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। इमेजिन हुआ इस पोजीशन में थे, बॉल नीचे गिरा गिरा गिरा, कैसे गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, उसे खींच रहा है खींच रहा है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व करो, घट जाएगी। क्योंकि हमें पता है जितना ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ती है, नीचे नीचे आते पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। इसलिए वो घटती है यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन दिया है। तो माइनस साइन प्लेज अ वाइटल रोल while solving the numericals। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज कर देता है कि बच्चों को माइनस साइन इस फॉर्मूला के अंदर है, ये याद है या नहीं। ठीक है, और इसको अगर दूसरी भाषा में हम नाम दे तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी ये समझो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों नाम दिया, कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कम हो रही है या बढ़ रही है, इन दिस केस वो कम हो रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का नाता जो है उसको अपन ने एक अच्छा वर्ड यूज किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ये वर्ड फ्लैश हो या सुनाई पड़े कानों में, तो तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का कुछ रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, इस रिलेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, तो माइनस साइन का भी बता दिया, ये सभी बता दिया। और कल जाते जाते हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो तो क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, हम कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। इसका एक थोड़ा सा रिकॉल रिवीजन हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हम कर लेंगे और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। तो आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के, और उसके बाद इन बिटवीन में यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट होने के बाद हम और जो बचे हुए 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, सो टोटल हमें 6 न्यूमेरिकल करने हैं और एक कॉन्सेप्ट समझनी है। तो चलते हैं यहाँ पे आए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा। क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, जस्ट अभी मैंने बताया, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बिटवीन जो रिलेशन है F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इस फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो 2 क्वेश्चंस बाकी थे उसे कर रहे हैं कवर। यस, चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस, इतना बड़ा इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ठीक कर लूँ ताकि मुझे भी यहाँ दिखाई पड़े कि हो क्या रहा है। ठीक है, वो साइड का नहीं दिख रहा है क्या, साइड से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलो। सो हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। ठीक है,
यू पोटेंशियल एनर्जी से दिखाया है और एक्स वाई जेड ये पोजिशन है, डिस्टेंस। डिड्यूस द एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स कंपोनेंट वाइज हमें बताओ कि एफ एक्स कितना होगा, जैसा कि क्वेश्चन के ऑप्शन में देख सकते हो एफ वाई कितना होगा और एफ जेड कितना होगा, ये हमें पूछा है, राइट। और उसके कौन से पोजीशन पे, -2, 0 और 5 पोजीशन पे पूछा। हाईली चांसेस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो सबका अटेंशन मैं यहाँ पे ग्रैब करना चाहूंगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू है, दैट इज गिवन एज 40 + 6x² - 7xy + 8y², कितना भी बड़ा होने दो ये इक्वेशन, उससे कोई फिक्र नहीं है हमें, 32z, ठीक है। फोर्स का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, फोर्स कब मिलता है इस पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन लगा के, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार x के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मिलेगा, एक बार हम इसको y डायरेक्शन मतलब y के रिस्पेक्ट में मतलब du/dy करेंगे तो हमें y डायरेक्शन का फोर्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों तुम समझ ही गए होगे अभी तक, अगर मेरे साथ तुम कंसंट्रेट करके पढ़ रहे होंगे तो f z डायरेक्शन का फोर्स हमें du/dz करने से मिलेगा। मैं ये एक बताऊंगा, y बताऊंगा, z का तुम लोगों को मुझे आंसर बताना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम अटेंशन दे के पढ़ रहे हो। Fx कैसे निकालेंगे, फोर्स इन x डायरेक्शन। इस इक्वेशन में हमने देखा x को छोड़ के y और z दिखेंगे तो उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा तो एक झटके में समझ जाओगे। x को हम निकालेंगे तो लिखेंगे -du/dx, ठीक है। तो मतलब हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहेंगे, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स आ गया अभी, ठीक है। तो ये करते वक्त मैंने जैसे अभी बोला y और z को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। कैसे करना है देखो, अभी बीच में प्लस साइन आया कोई दिक्कत नहीं, जिनको डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो उनको तो अभी वो फट से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा वीक है डिफरेंशिएशन, मैं उनको सपोर्ट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो 40 सिंपली कांस्टेंट नंबर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, आगे प्लस लिखा है तो प्लस लिख दो। 6x² है, यहाँ पे प्योरली x की टर्म है तो x को छोड़ के बाकी क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे। x² का डिफरेंशिएशन पता हो तो वो लिख देना यहाँ पे 2x, ठीक है, माइनस अभी ये 7xy थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये इसको डिफरेंशिएट करने से पहले तुम्हें देखना है कि इस x को देखो, मतलब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 7 और y, मतलब x को छोड़ के कौन बचा, 7 और y, एज इट इज लिख दो। तो लिख दिया हमने, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया, 7 और y को एज इट इज लिख दिया। 1 का मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको याद हो वो तरुण बोल सकता है, 1 होता है, तो इसको हमने लिख दिया 1, ठीक है। अभी क्या बचा, थोड़ी जगह क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ये छोटा कर दिया, ठीक है। और ये प्लस आगे साइन है, ये प्लस मैंने साइन लगा दिया, सॉरी ये यहाँ पे हमने देखा कोई x की टर्म नहीं है, यहाँ पे 8 है और y² है, तो इन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करो, और कांस्टेंट अकेला आता है, जैसे 40 को तुमने 0 किया था, सिमिलरली पूरे के पूरे 8y² को 0 कर देंगे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x को छोड़ के जो भी टर्म अकेली अगर आई तो 0 कर देना उसे, तो उसे हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली 32z के बारे में क्या कहना, वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि x की कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन था तो ये माइनस साइन देना कभी मत भूलना, ये जो माइनस साइन है वो भी बाहर आ जाना चाहिए। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और हम x के जगह पे -2 पुट करके हमारा fx आ जाएगा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से 2 तो हम कैसे भी एलिमिनेट कर देंगे अगर हमारा fx आ जाता है तो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, fx इज इक्वल्स टू, मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू -12x माइनस प्लस 7y, और बाकी की टर्म तो 0 है, ठीक है। तो कौन से पोजीशन में निकालना है मुझे, इस पोजीशन पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो x और y की जो जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो fx कितना आ जाएगा दोस्तों, -12, x की जगह पे -2 लिखोगे, ये x की टर्म है, ये y की टर्म है और ये z की टर्म है, तो +7, y की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे या 5 लिखोगे, 0 ही लिखोगे ना, मिडल वाली टर्म y की है, z तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको 0 लिख दिया। तो फोर्स इन x डायरेक्शन तुम लोगों को मिल गया, दैट इज +24 न्यूटन होगा इसका ऑब्वियसली यूनिट, अगर SI में है तो इसमें से हम देखते हैं तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, 32 नहीं, हमारा 24 आ रहा है, और B भी एलिमिनेट हो गया,
तो इसका प्रोबेबिलिटी हाईली अभी बन गई सी और डी में से होगा, ठीक है। जब कॉम्पिटेटिव में आएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा, एक ही नंबर आगे एफ वाई निकल जाता है। एफ वाई अगर -32 आया तो सी करेक्ट होगा, एफ वाई अगर -14 आया तो डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने एफ एक्स बताया है, एफ वाई तुम लोग करके देखो और मुझे बताओ क्या आता है तो किसी ना किसी वे से उसे समझ लेना, ठीक है। भले ही मुझसे पूछ लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या खुद से दोस्त से पूछ लेना, कुछ भी करके डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ मत करो लेकिन सबसे पहले डिफरेंशिएशन, वेक्टर और इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखना बेटा, ठीक है। प्लस 8y² का डिफरेंशिएशन चल रहा था, 8y² का क्या आएगा 8 इंटू वाई स्क्वायर का आएगा 2y प्लस 32z का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 8 इंटू 2 16y। तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ वाई हमें मिला 7 इंटू एक्स की वैल्यू -2 माइनस 16 इंटू वाई की वैल्यू 0। तो ये मिला हमें एफ वाई इज इक्वल्स टू, आई होप तुम लोग कॉन्सेंट्रेट दे रहे हो अभी भी, 14 न्यूटन, ठीक है, -14 न्यूटन। सो 7 इंटू -2 इज -14 न्यूटन इज अवर आंसर। तो एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया, ठीक है। तो एफ जेड नहीं निकालेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना होता है हमें। तो हमने देखा एफ एक्स और एफ वाई है, और तो ऑब्वियसली एफ जेड -32 आएगा ही आएगा, तो बिना कैलकुलेट करे उसे हम टिक कर सकते हैं, कन्फर्मेशन वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। होमवर्क में तुम एफ जेड कैलकुलेट करके देखना, वो -32 ही आना चाहिए, ओके। हाँ वो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। 32z ही टर्म है देखो यहाँ पे, तो ये ऑन द स्पॉट हो जाएगा। बाकी इतना डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई z की टर्म नहीं है। तो 32z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 32, और आगे इक्वेशन में माइनस होता है ना, ये f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसलिए वो -32 आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ नॉट सी डी, ओके। चलते हैं आगे, ये सॉल्व करते हैं। चलो अभी ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस जिसको डिफरेंशिएशन आ रहा है वो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर देगा, वो तो कहेगा इतना सिंपल क्वेश्चन, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा वो कहेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो तरह तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर अप टू, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में, वो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे करना है ये है, the potential energy of a conservative system is given by U is equals to ay square minus by, where y represents position and a and b are constant। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे y पोजीशन है, तो हम du by dx नहीं du by dy करेंगे, क्योंकि इक्वेशन y के टर्म में a और b क्या है, यहाँ पे a and b आर कॉन्स्टेंट, a और b कॉन्स्टेंट है, y यहाँ पे वेरिएबल है, यस। तो u इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, ये हमारा इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे du, मतलब हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स किससे मिलेगा, इस इक्वेशन को माइनस लगा के डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में y दिया है वेरिएबल, x दिया होता तो x लिखते हैं, p दिया होता तो p लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ही हो, वो कोई भी डिफरेंट सिंबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, ए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सुनो बच्चों, ए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसको साइड में रखेंगे। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2y आता है, ठीक है। अभी ये मत कहना यार वाई स्क्वायर का 2y कैसे आता है, ये सबसे पहला स्टेप होती है डिफरेंशिएशन का। कोई भी एग्जाम्पल हम करते हैं ना, तो वो उतने लोवेस्ट लेवल का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। माइनस बी, और यहाँ पे जो y है y का डिफरेंशिएशन आएगा 1। सो माइनस बी एज इट इज क्यों लिया, और y का डिफरेंशिएशन 1 क्यों है, मेक श्योर तुम लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। अभी अगर पूछ नहीं रहे हो कोई हल नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी करके उसको समझ लेना कि y का डिफरेंशिएशन 1 क्यों है, वाई स्क्वायर का 2y क्यों है, क्योंकि ये हमेशा क्लास 12 में भी आएगा। ये ऐसा एक टॉपिक नहीं है, ऐसा एक टॉपिक नहीं जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू कैनॉट स्किप दैट। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, और माइनस साइन भी है बाहर, ये वाला माइनस साइन, तो फोर्स हमें मिल जाएगा -2ay माइनस ऑफ माइनस प्लस b, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन देखो डी है, बस b इधर से लिख दो, -2ay इधर से लिख दो, तो तुम्हें ये ऑप्शन डी सही दिखेगा, ठीक है। यस हाँ बोलो। मैंने क्या
हाँ। किया हम्म वो ए वाई स्क्वायर है ना वहाँ, हम्म सिर्फ उसको डिफरेंशिएट किया। बी वाई को जीरो कर दिया। नहीं 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 कर दिया, हाँ टू ए वाई आया ना, हाँ और यू का माइनस साइन होता है, इसलिए मैंने माइनस टू ए वाई ऐसा लिखा। हाँ। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही था वैसा, माइनस टू ए वाई, डी को क्लिक कर दिया। तो आधा आधा सच या आधा करेक्ट कॉन्सेप्ट भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आधा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और आधा ऑप्शन में दिख रहा है तो आधा अज्यूम करके चल रहे हो, तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट आधी सच पे है और आधे अजम्पशन पे है। तो मेक श्योर की कंप्लीट तुम समझ रहे हो, ठीक आहे. आता समजलं ना एक्सप्लेन केल्यानंतर की हां सर मी असं इमॅजिन केलं होतं पण ॲक्च्युली हे असं होतं ते, ठीक है. तो ये भी अच्छी साइन है कि यू आर स्टडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है. आते हैं हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और उसके पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है. हेडिंग लगाते हैं, वो तो 2 क्वेश्चन हो गए, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कैसे करते हैं, तो ठीक है. यहाँ पे हम देखेंगे, मुझे इक्विलिब्रियम पढ़ाना है तुम लोगों को, ठीक है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा और इसका मैथमेटिक्स भी अच्छे से समझना, ठीक है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है. इक्विलिब्रियम हमने देखा था, इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है. अब ये मेरे पास फोन है, ठीक है, ये मैंने स्टैंड पे रखा है, ठीक है. तो स्टैंड पे ये रेस्ट पे है ना, ये जो फोन है मैंने उठा के स्टैंड पे रख दिया, तो ये फोन इक्विलिब्रियम पे बराबर है, क्योंकि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस फोन आर जीरो, इसलिए तो रेस्ट पे है, बैठा हुआ है, ठीक है. वैसे ही अगर हम 2 सिचुएशन देखते हैं कि जो मैं 2 सिचुएशन यहाँ पे अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, कैसे देखना, ठीक है. और इसका क्या कनेक्शन है जो मैं नीचे सिखाने जाऊंगा वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे. तो लेट मी ड्रॉ वन सिचुएशन. हेल्मेट पाहिलं सगळ्यांनी, डोक्यावर घालतो हेल्मेट, हेल्मेट जैसा मैं शेप निकाल रहा हूँ, हेमिस्फीयर निकाल रहा हूँ, ठीक है. ये कोई एक ऐसा हेल्मेट है, ऐसा मान के चलो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 सिचुएशंस, 2 ही सिचुएशन को हम समझते हैं, ठीक है. ये कोई ऐसा हेलमेट रखा हुआ है और हेलमेट के ऊपर हमने ऐसा छोटा सा बॉल रख दिया, ठीक है. तो तुम्हें पता है छोटा सा ही धक्का मारोगे तो ये लेफ्ट में गिर जा सकता है या राइट में गिर सकता है, ठीक है. अभी दूसरा एग्जाम्पल जो है, ये ए मान लो ना इसे, ये एग्जाम्पल ए है, इसका भाई निकालते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चों. यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जहाँ पे कटोरा हेलमेट उल्टा रख देते हैं, ठीक है. तो सर ये क्या ऐसा सिखा रहे हो सर हेलमेट विलमेट का? हाँ देखो बच्चों अभी, और ये बॉल हमने यहाँ पे रखा, ठीक है. इन दोनों सिचुएशन को हमें ऑब्जर्व करना है, कॉमन लाइफ सिचुएशन से, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स यहाँ पे लगा दूँ, इधर मैं इसको पुश कर दूंगा, ठीक है. मेरा क्वेश्चन ना गौर से सुनना, अगर क्वेश्चन समझ गए मेरा और आंसर दे पाए तो आगे की बात मतलब लाइक चॉकलेट कॉन्सेप्ट हो जाएगी. अगर मैं इसको यहाँ पे पुश करता हूँ तो ये मानते हो क्या, यस और नो में कहना कि ये नीचे गिर जाएगा, मानते हो, ठीक है. और दूसरी बात ये मानते हो क्या तुम लोग, मैं अगर यहाँ पे इसे एफ फोर्स लगा दूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे इधर नीचे गिर जाएगा, मानते हो बात को? ओके. तो अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि अगर इसको फोर्स लगाने के बाद इसको वापस ये पोजीशन आने का कोई चांस है क्या अपने आप? कोई चांस नहीं. एक बार गिर गया, वापस कैसे आएगा जब तक तुम हाथ से उठा के नहीं रख देते, ठीक है. तो हमने कहा बड़ा डेंजरस सिचुएशन है. ऐसा समझो कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसको पुश करोगे तो नीचे ही गिर जाएगा, वापस कोई चांसेस नहीं कि ये यही पोजीशन में वापस आ जाए अपने आप. हमने कहा बाप रे बहुत डेंजर सिचुएशन है ये कैसी है सिचुएशन? डेंजर है, ठीक है. ओके. दूसरी सिचुएशन में आओ, ठीक है. इसको मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा धक्का दिया, इस बॉल को यहाँ से मैंने धक्का दिया, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ. चलो यहाँ पे इसको मैंने ऐसा पुश किया तो ये थोड़ा रोल अप होके, थोड़ा सा रोल होके ऊपर जाएगा. क्या इसके चांसेस है क्या कि ये वापस सेम पोजीशन में आ जाए? बस यही कॉन्सेप्ट है. अगर मैं इसको यहाँ पे इधर पुश कर देता हूँ, पीछे से ऐसे धक्का दे देता हूँ इसको, तो रोल अप होके इधर आ जाएगा, छोड़ दो, वापस रोल बैक होके अपने पोजीशन में आ जाएगा. हमने कहा कितनी कंफर्टेबल सिचुएशन है ये, ठीक है, कितनी प्यारी सिचुएशन है ये, कितनी भयानक है, ये सबसे सेफ है, ठीक है. तो ये जो है इसको हम कहेंगे दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. छोड़ो पहले तुम देखो इक्विलिब्रियम है, ये भी कैसी है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्योंकि अभी रेस्ट में है, शांति से बैठी है, ठीक है. ये सिचुएशन ये कैसी है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी शांति से बैठी है, ठीक है. लेकिन ये जो वन सिचुएशन है उसको हम कह रहे हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. दोनों की दोनों सिचुएशन बच्चों, दोनों की दोनों सिचुएशन इक्विलिब्रियम है, मतलब ये फिलहाल सिचुएशन में दोनों के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन एक
बहुत ही खतरनाक है, इसको हमने कहा अनस्टेबल। क्यों खतरनाक है? क्योंकि फोर्स लगाने से नीचे गिर जा रही है, वापस अपने पोजीशन में नहीं आ पा रही है, इसलिए हमने कहा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई। थोड़ा धक्का देने से इधर चला जाता है, इसने बोला इधर चला जाता है, ठीक है। तो अपना कोई स्टैंड नहीं है इसका। जो सेकंड पोजीशन है, ये यहाँ पे कटोरे के अंदर ये वाली सिचुएशन है, इसको हम कहेंगे दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने स्टेबल क्यों कहा? क्योंकि हमने जब इसको देखा तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर 0 था, हमने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, हमने इसको कहा कि इधर जा, वो कहेगा नहीं मैं वापस घर जाऊंगा। इसको कहा कि तू इधर जा, ये जाएगा उधर, बोलेगा नहीं मैं वापस घर जा सकता हूँ, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जो आ पाएगा उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस अपने पोजीशन में नहीं आ पाएगा उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको तो हमने ग्राफिकली देखा। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएंगे कि देखो ऐसा कटोरा रखा है, बताओ कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स लगाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। अगर ये कटोरे जैसा ही अगर मैं कुछ ग्राफ निकालूं, ठीक है, इस कटोरे जैसा ही ऐसा कुछ ग्राफ निकालूं और एक्स और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन ले लूं। वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस में हम इसके पोजीशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ निकालूं, बड़ा सिंपल सा, येलो कलर से निकालते हैं यहाँ पे, ओके। और हम वाई एक्सिस पे ना पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हम इस पोजीशन को यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, इस पोजीशन को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। इनमें से मुझे बताओ, बिना कुछ करे एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख ले, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहता हूँ, कहाँ पे मैक्सिमम होगी बच्चों? पोजीशन 1 या पोजीशन 2 में? दोनों को कंपेयर करोगे तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? जो ऊंचाइयों पे है। इन दोनों में से कौन ऊंचाइयों पे है? हमने कहा 1 सिचुएशन, तो 1 सिचुएशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये जो बी वाला है, कंपेयर टू 1, अगर मैं 1 को मैक्सिमम कहूंगा तो बी को क्या कहूंगा मैं? मिनिमम, ठीक है। तो जब ये कटोरा उल्टा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम पोटेंशियल होती है, ऐसा हम रफली मोटा मोटी कह सकते हैं क्या? कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ऊंचाइयों पे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना। यहां पे हम देखेंगे तो इस पोजीशन में ये तो नीचे है, ठीक है, और बड़े आराम से बैठा है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। तो इनको हमें जोड़ना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली कैसे रीड करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे ये सब? ये बात पकड़ी क्या? देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम होती है, ठीक है। अगर हमें कुछ ग्राफ की बात कर रहा था, अभी उस पे आता हूँ फिर से, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं, ये सेकंड चीज हम देख रहे हैं, पहली चीज हम समझ गए, ऐसा मानकर चलते हैं। सेकंड पोजीशन पे आते हैं, मतलब एक सेकंड दूसरी चीज पढ़ते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ग्राफ है मान लो, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं हमें, ऐसा ही क्यों ग्राफ है उससे कोई लेना देना नहीं, बस देखो, ठीक है। हम इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने ऐसा निकाला, ये वाली पोजीशन को रेप्लिकेट करना चाहते तो हमने ऐसा निकाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट हुआ और इस ग्राफ का ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट हुआ, राइट, ओके। बस एक ही बात हमें समझनी है, ठीक है। तुम डिफरेंशिएशन जानते हो, डिफरेंशिएशन के तरह तरह के मीनिंग होते हैं। ग्राफ के रिलेटेड उसका एक मीनिंग कैसा होता है कि अगर मैं इसको एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, किसी हमने ग्राफ में देखा था, 1D में देखा था, ये चीज थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट उसका स्लोप डिफाइन करती है। हमने देखा था कोई ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है, हमने कहा था ये स्लोप है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे ये स्लोप है और ये एक्यूट है। एक्यूट ऑप्टिक्स का फंडा थोड़ा सा यूज करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लाइन अगर हॉरिजॉन्टल आती है, मतलब टेंजेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे स्लोप 0 है। यहाँ पे अगर मैं इस लाइन से दिखाऊं, ये वाले यहाँ से, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है? 0 है, ठीक है। स्लोप 0 मतलब क्या है? स्लोप होता था dy/dx डिफरेंशिएशन इस टॉपिक में। अगर y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है, तो dy/dx स्लोप कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस पे u है, x एक्सिस पे x है, तो हम यहाँ पे स्लोप कहेंगे, स्लोप यहाँ पे होगा du/dx। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप क्या है यहाँ पे? 0। ये इसका ग्राफिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में स्लोप 0 है। अभी ये स्लोप को
फोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके पहले ये नीचे वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये मिनिमा पॉइंट था ना, ये मैक्सिमम था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप जीरो होता है, इतनी बात भी पकड़ लो और आगे जो समझा रहा है वो समझ लो। हॉरिजॉन्टल लाइन माने स्लोप जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन माने स्लोप जीरो, बस इतना ही पकड़ना है हमें, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन हमें पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा, हम वो कैसे बताएंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप जीरो है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा मिनिमम पॉइंट। क्वेश्चन में ग्राफ नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में ग्राफ नहीं गिवन होगा, इक्वेशन गिवन होगा। तो इक्वेशन को देखते हुए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप जीरो है या स्लोप मैक्सिमम है या स्लोप मिनिमम, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है डबल डिफरेंशिएशन। ये वाला मैं इसे बॉक्स कर रहा हूँ, ये वाला मैं इसे बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। बस इसके बाद हो गई कॉन्सेप्ट समाप्त और दो फटाफट से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मुझे एक्सप्लेन करने दो, इकट्ठा फिर से मैं समझाऊंगा। मैं भी मेहनत ले रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम कि तुम मुझे कंप्लीट 100% अटेंशन दे रहे होंगे वहां से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड आउट करने की गुरु किल्ली में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई एक मास्टर फॉर्मूला में दे रहा हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करें। अगर इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि ये मिनिमा है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है। समझाऊंगा मैं, पहले समझो इसको और एक बार, मतलब कोई इक्वेशन होगा du/dx जिसको निकाल के हम जीरो करेंगे, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं d²u/dx²। अगर उसकी वैल्यू जीरो से कम आई तो वहां पे वो वाला पॉइंट मैक्सिमम होगा। कैसे उल्टा लग रहा है ना, लेस देन जीरो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो मिनिमम, हाँ उल्टा ही है वो। सो ये है मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करके लेस देन जीरो आंसर आ रहा है, मतलब वो पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, वो पॉइंट मैक्सिमम होगा, मतलब वो ये वाली सिचुएशन को बयां कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर लेस देन जीरो हमारा आंसर आता है, वो करना कैसे वो बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी चीजें पकड़ लो यहां से। अगर ये कुछ करके लेस देन जीरो आया मतलब हम यहाँ पे है, ठीक है। मिनिमा पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी इट इज स्टेबल अनस्टेबल, ये पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। सो ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये हुआ हमारा मिनिमा। मिनिमा पे क्या होता है, वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें यहाँ से पता चल जाएगी, वो तो देखने से हमें पता चल गया ना, ये स्टेबल, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। हम स्टेबल अनस्टेबल के टर्म में लिखना चाहते थे, तो लेस देन जीरो आया, लेस देन जीरो आया मतलब हम इस पोजीशन को बयां कर रहे हैं, और इस पोजीशन में कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो ये इक्वेशन अनस्टेबल सिचुएशन को बयां कर रहा है, और मुझे पता है इसमें से 10% ही समझा होगा, ठीक है। इसलिए तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे और इसको देखेंगे। जाते जाते क्वेश्चन की तरफ जाते जाते इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और जितना 1-2% और समझ सके उतना पकड़ लेना यहाँ से, ठीक है। पहले हम इस वाले पोर्शन में फोकस करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट हमने समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0 लिखा था, उसका भी कुछ मतलब होगा, ठीक है। ये उल्टा कटोरा रखा है, उसके ऊपर एक बॉल रखा है, उसको थोड़ा सा धक्का दोगे तो वो गिर जाएगा, अपने पोजीशन में वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा। यहाँ पे इसको धक्का दोगे आइदर साइड ऑफ द पोजीशन तो वो वापस वही पोजीशन में आएगा, तो उसको हमने कहा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को पोजीशन को बयां कर रहा है। दूसरे नजरिए से हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के नजरिए से देखते हैं तो ये वाला पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो सबसे अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और स्टेबल मतलब शांति, कोई गड़बड़ी नहीं है उसको, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कोई गुस्सा नहीं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वो मैथमेटिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश की वही सिचुएशन को। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हमने पोजीशन का ग्राफ निकाला, इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा। हमेशा ग्राफ निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसको एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पोजीशन मतलब ये इसको जस्टिफाई कर रहा है ये ग्राफ, और ये पोजीशन को ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे भी स्लोप जीरो है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे भी स्लोप जीरो है। तो ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन सी पोजीशन स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। तो हमने कहा कि जब तुम ऐसा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसे और एक बार डिफरेंशिएट करना, और वो अगर ग्रेटर देन आता है तो समझना कि वो स्टेबल मतलब ये वाली पोजीशन, और लेस देन आता है तो ये वाली पोजीशन। इसको समझते हैं ठीक से, हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास एक कुछ क्वेश्चन है, सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन।
हाँ, थोड़ा सिंपल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉडी हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पोटेंशियल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा हमें पूछा है, ठीक है। सो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो कोई कहेगा सर मैक्सिमम होती है, कोई कहेगा सर मिनिमम होती है, देखोगे कैसे, ठीक है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लेकर आते हैं, दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास, ये कटोरा ऊपर, कटोरे के ऊपर और ये कटोरे के अंदर, ए और बी, ठीक है। ये दोनों ही कैसे पोजीशन से बेटा, दोनों ही कैसी पोजीशन से, इक्विलिब्रियम है, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, फिलहाल उसको धक्का दिया क्या हमने, नहीं, बैठा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब वो ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब तुम मूव करते हो तो वो मिनिमम या मैक्सिमम बन जाती है, ठीक है। तो जब तक वो एक जगह पे फिक्स है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ओके, आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल है जो हमें हेल्प करेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम वेयर रिप्रेजेंट्स पार्टिकल व्हिच इज एक्टिंग, फोर्स वाला नहीं है, हमें दूसरा लेना था, ये वाला, हाँ, दिस क्वेश्चन, वो तो रिपीट हो गया तो पहले ही सॉल्व कर दिया, गलती से यहाँ पे आ गया, ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। क्या है क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और x इज इक्वल टू 3/2 पे वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये हमें बताना, एक्चुअली यही सीखना है हमें। तो करेंगे क्या, हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, u इज इक्वल टू 2x⁴ है, गलती से नीचे 4 आ गया, वो 2x⁴ माइनस 27x, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है बच्चों, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। पूरा लेक्चर मैंने इसके लिए बनाया है, लास्ट के 5 मिनट के लिए, ठीक है, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी हमें ये गिवन है, ठीक है। हमें पूछा है कि x इज इक्वल टू 3/2 पे ये पर्टिकुलर पोजीशन पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमें पूछा है, या न्यूट्रल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूछा है। सबसे पहले स्टेप क्या होगी, इस ग्राफ में हमने देखा अभी, ये वाले ग्राफ में हम सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। तो हमें उस x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो x की वैल्यू हम डाल के देखेंगे पॉजिटिव या निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे करना था ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, du/dx करेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है वो, 4×2 8x³ माइनस 27, और इज इक्वल्स टू इसको 0 करेंगे, ये हमारी स्टेप नंबर 1 रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये 8x³ इज इक्वल्स टू 27। मेक श्योर कि इस इक्वेशन को तुम ध्यान में रखना, ये इसको और एक बार हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं आगे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले इज इक्वल्स टू 0 किया, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो x कितना मिल रहा है मुझे, 20x³ इज इक्वल्स टू 27/8, सो माई x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पोजीशन पे, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, कई बार ये चीज गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे भी वही पॉइंट दिया है जो इज इक्वल्स टू 0 करके आया है, ठीक है। कई बार वो गिवन नहीं होता है, तब हमें ये स्टेप करनी पड़ती है। खैर, अभी ये x इज इक्वल्स टू 3/2 पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल राइट d²u/dx², ठीक है। इसको इज इक्वल्स टू 0 नहीं करना है हमें, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, तो डिफरेंशिएट करते हैं। 8x³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8 को छोड़ दिया इधर, x³ का आया 3x² माइनस 27 का आया 0, ठीक है। 27 का क्या आया, 0 आया, तो ये कितना आएगा फाइनली, d²u/dx² इज इक्वल्स टू क्या आया, 24x², ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इसे सॉल्व भी नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करो ना इसे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस हमें देखना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है। कैसे करोगे वो, तो यहाँ पे x की जगह पे 3/2 पुट करोगे, तो x की जगह पे अपन 3/2 पुट करेंगे, तो मुझे आंसर
पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा ना, 24 इंटू 3/2 का स्क्वायर करो, कोई निगेटिव टर्म ही नहीं है, तो ये कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम बोला था मैंने, उसको ढूंढते हैं वहां पे, यहां पे आए हम, तो ये चीज हमें ग्रेटर देन जीरो मिली, और उसके आगे क्या लिखा है हमने? स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो आया है हमारा यहाँ पे, तो इसका जवाब क्या होगा? हमारा आंसर क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हुई बात। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा बात। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। 3/2 कैसे आया, किसी ने पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने लिया है, दिस इज एक्स क्यूब हियर। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का होता है। हाँ, और 8 किसका क्यूब होता है? वो 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट लिया है यहाँ पे। हाँ, क्यूब रूट लिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से किया, एक बार डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू 0 किया, और एक बार डिफरेंशिएट किया, वो वैल्यू पुट की ग्रेटर। ठीक है, तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा लर्निंग कर्व है। ठीक है, जैसे गाड़ी मैंने सिखाया कि हाँ यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे गियर है, चलो चलाओ। ऐसे नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 बार गिरोगे, 1-2 बार गलत करोगे, लेकिन करने के बाद सही होगा ना, बिना करे कैसे सही होगा। चलो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर हम टाटा बाय बाय कर देंगे। यहाँ पे क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी पूछी हमें, और कौन से पॉइंट पे वो स्टेबल अनस्टेबल हो रहा है, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो हमने लिखा u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x², ये तो क्वेश्चन में गिवन था। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहली स्टेप क्या होगी हमारी? इसको डिफरेंशिएट करो, आगे x लिखा है तो du/dx करेंगे। ठीक है, हम फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम इसको इज इक्वल्स टू 0 कर देना, अब भी कोई माइनस साइन लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये 2x माइनस 6x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 12x, इसको इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और ये स्टेप मत भूलना है, क्योंकि इसको हमें बाद में और एक बार डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है, तो ये 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। सो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू यहां पे आ रहा है 4। ठीक है, क्यूब होना चाहिए कहीं तो, मैं ठीक है देखता हूं मैं यहाँ पे क्या किया। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से? 6। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 6। शायद से आई एम डाउटफुल कि यहाँ पे x क्यूब चाहिए, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या, देख लूंगा, नहीं होगी तो यही से सही जवाब जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 6 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे x क्यूब है शायद से क्वेश्चन में, x क्यूब लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 आ रहा है, और वैसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे शायद से, पता नहीं मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद से यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो व्हाट द डिफरेंशिएशन इज कमिंग आउट? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 6x² का डिफरेंशिएशन 12x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। सो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल्स टू 12x, x और x चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये, हाँ 12 डिवाइडेड बाई 3 4। हाँ, तो कंफर्म, वो जो ऊपर है क्वेश्चन में, इट्स नॉट x², इट इज x क्यूब। ठीक है, तो हमारी बात आ गई, x इज इक्वल्स टू 4, हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पे हमने उसको इज इक्वल्स टू 0 करके पाया। हमें ये पता करना है अभी कि x इज इक्वल्स टू 4 में ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे यहां तक आ गए, 2 ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, x इज इक्वल्स टू 3 पे ऐसा कुछ है ही नहीं है, और x इज इक्वल्स टू 1 पे भी ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 पे स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो निकालने के लिए ये लास्ट स्टेप हम करते हैं, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो वी आर एट द स्टेज 2, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dA²u/dx², ये दिख रहा है क्या नीचे? हाँ, इज इक्वल्स टू, थोड़ा इधर कर लेता हूँ कंफर्टेबली दिखे, किसी को दिक्कत ना हो अपनी क्लास में, d²u/dx² करेंगे तो 3x² का डिफरेंशिएशन करना है, और कुछ नहीं करना है, बस 3x² का डिफरेंशिएशन मुझे बताओ। 6x माइनस 12x का डिफरेंशिएशन 12। ओके, अच्छा, तो हम क्या करेंगे अभी? ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेस देन 0 आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर देते,
6 इंटू 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो ये 12 नंबर से कोई लेना देना नहीं हमें, 12 पॉजिटिव है निगेटिव उतना देखना है बस। 12 पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आया। मतलब इसका आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए x इज इक्वल टू 4 पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल। अगर यहाँ पे ऐसा -12 आता आंसर, यहाँ पे अगर -12 आता, -32 कुछ भी माइनस आता, तो आंसर कौन सा आता हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही क्रिटिकल है, इजी है, लेकिन अगर तुम उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, लर्निंग कर्व में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों।